नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है तीसरी आवाज़। लखनऊ फैमिली कोर्ट की पुरानी इमारत की उस बड़े ऊंची छत वाले कमरे में उस दिन जैसे हवा भी ठहर गई थी। दीवार पर टंगी घड़ी की टिक टिक असामान्य रूप से साफ सुनाई दे रही थी। पंखा घूम रहा था, मगर उसकी आवाज़ भी जैसे किसी गहरे सन्नाटे में दब गई थी। लकड़ी की बेंचों पर बैठे लोग अपनी अपनी फाइलों में उलझे थे। कोई फुसफुसा रहा था, कोई मोबाइल की स्क्रीन पर नजरें गड़ाया था। तभी कटघरे में खड़ी 30 वर्षीय रिया सक्सेना ने अपनी साड़ी का पल्लू कंधे पर संभालते हुए बेहद संयत मगर भीतर से कांपती आवाज में कहा, ना मैं इनके साथ रहूंगी और ना ही इन्हें तलाक दूंगी। शब्द छोटे थे पर असर इतना गहरा कि जैसे पूरे कमरे पर किसी ने एक अदृश्य हथौड़ा दे मारा हो। हर फुसफुसाहट थम गई। सामने खड़े उसके पति सरकारी बैंक कर्मचारी अभिषेक सक्सेना के हाथों में पकड़ी फाइल हल्के हल्के कांपने लगी। उसकी आंखों की लालिमा साफ बता रही थी कि वह रात भर सोया नहीं है। होठ सूखे हुए, चेहरा थका हुआ और निगाहों में एक ऐसी टूटन जो शब्दों से कहीं ज्यादा बोल रही थी। वह कुछ कहना चाहता था पर आवाज गले में अटक जाती थी, मानो वह समझ ही नहीं पा रहा हो कि जिसे वह अपना घर, अपना भविष्य समझता था, वही रिश्ता आज एक अजीब सी कैद में बदल गया है। जज साहब ने अपनी कलम हवा में ही रोक दी। उनकी अनुभवी आंखें कई सालों से टूटते रिश्ते देखती आई थी, मगर यह बयान अलग था। तलाक मांगने वाले बहुत आते हैं, साथ रहने की गुहार लगाने वाले भी आते हैं, पर यह तीसरा रास्ता, न साथ न मुक्ति, कम ही देखने को मिलता है। उन्होंने ऐनक के ऊपर से रिया को गौर से देखा। चेहरे पर अजीब सी दृढ़ता थी, जैसे उसने भीतर ही भीतर कोई लंबी लड़ाई जीत ली हो, मगर उस दृढ़ता के पीछे कहीं न कहीं दबा हुआ आक्रोश भी था, जो अभी शब्दों में पूरी तरह बाहर नहीं आया था। अभिषेक ने हिम्मत जुटाकर धीमी आवाज में कहा, माय लॉर्ड, मैं बस इतना चाहता हूं कि या तो ये मेरे साथ चले या मुझे इस अनिश्चितता से आजाद कर दे। रोज रोज इस तरह अधर में लटका रहना बहुत मुश्किल है। उसकी आवाज में वह दर्द था जो अक्सर मध्यम वर्गीय घरों की बंद दीवारों के भीतर दम तोड़ देता है। जहां आदमी रोता भी है तो चुपचाप। कोर्ट रूम में बैठे लोग अब पूरी तरह सतर्क थे। किसी ने बगल वाले से फुसफुसाकर पूछा, क्या मामला है? किसी ने सिर हिलाकर कहा, आजकल की लड़कियां भी। तो कोई चुपचाप रिया के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रहा था, पर सच अभी किसी को पता नहीं था। यह सिर्फ एक पति पत्नी का झगड़ा नहीं लग रहा था, बल्कि एक ऐसे रिश्ते की कहानी थी जिसमें प्यार, अहम, उम्मीदें और बाहरी हस्तक्षेप सब एक साथ उलझ गए थे। जज साहब ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में पूछा, श्रीमती रिया सक्सेना, आप समझती हैं कि आप क्या कह रही हैं? अदालत मजाक की जगह नहीं है। रिया ने सीधी नजरों से उनकी ओर देखा। मैं पूरी तरह समझती हूँ सर, मैं इनके साथ नहीं रह सकती, लेकिन इन्हें इतनी आसानी से मुक्त भी नहीं कर सकती। उसके शब्दों में दर्द भी था, जिद भी। उस पल साफ था कि यह कहानी सतही शिकायतों की नहीं, भीतर कहीं गहरे जमे हुए असंतोष की है। एक ऐसी गांठ जो बिना खोले ना तो रिश्तों को बचने देगी ना टूटने देगी। और उसी सन्नाटे में लखनऊ फैमिली कोर्ट ने महसूस किया कि आज जो सुना गया है वह किसी साधारण मुकदमे की शुरुआत नहीं, बल्कि एक ऐसी भावनात्मक यात्रा की प्रस्तावना है जिसमें सच धीरे धीरे परत दर परत खुलने वाला है। रिया और अभिषेक की कहानी किसी फिल्मी इत्तेफाक से नहीं, बल्कि उन अनगिनत युवा दिलों की तरह शुरू हुई थी जो सपनों और महत्वाकांक्षाओं से भरे कॉलेज के गलियारों में धड़कते हैं। दोनों की पहली मुलाकात MBA कॉलेज के ओरिएंटेशन डे पर हुई थी। भीड़ से भरे
ऑडिटोरियम में, जहां हर कोई खुद को साबित करने की बेचैनी लिए बैठा था, अभिषेक एक कोने में चुपचाप नोट्स बना रहा था। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन वह दिखावे वाली नहीं, जिम्मेदारी और लक्ष्य की स्पष्टता वाली। दूसरी ओर रिया थी, आत्मविश्वास से भरी, तेज चाल से चलने वाली, आंखों में बड़े शहरों के सपने और अपने नाम के आगे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर लिखने की चाह लिए। उसे ऊंचाई चाहिए थी, पहचान चाहिए थी और एक ऐसी जिंदगी जिसमें सीमाएं ना हो। ग्रुप प्रोजेक्ट के दौरान जब दोनों एक ही टीम में आए, तभी पहली बार बातचीत ने दोस्ती का रूप लिया। अभिषेक की सादगी, उसका व्यवस्थित सोचने का तरीका और हर काम को ईमानदारी से करने की आदत रिया को भीतर ही भीतर आकर्षित करने लगी। वही रिया की ऊर्जा, उसका आत्मविश्वास और हर स्थिति में आगे बढ़ने की ललक अभिषेक को प्रभावित करती थी। वह अक्सर कहता, रिया, तुम्हारे अंदर आग है, बस इसे सही दिशा में जलाए रखना। और रिया हंसकर जवाब देती, और तुम्हारे अंदर ठहराव है जो मुझे गिरने नहीं देगा। कॉलेज की कैंटीन की चाय, लाइब्रेरी की लंबी शामें, प्लेसमेंट की चिंता और भविष्य की योजनाओं के बीच उनका रिश्ता धीरे धीरे दोस्ती से आगे बढ़ गया। एक शाम जब कैंपस के पेड़ों के नीचे बैठकर दोनों अपने अपने सपनों की बातें कर रहे थे, तब अभिषेक ने पहली बार दिल की बात कही। उसने बिना किसी आडंबर के बेहद सादगी से कहा, रिया, मैं अमीर नहीं हूँ, मेरे पास बड़े बड़े वादे करने लायक दौलत नहीं है, लेकिन अगर तुम मेरे साथ चलो तो मैं तुम्हें सम्मान दूंगा, स्थिर जीवन दूंगा और हर मुश्किल में तुम्हारा हाथ थामे खड़ा रहूंगा। उसके शब्दों में दिखावा नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी। रिया कुछ पल चुप रही। उसे पता था कि वह बड़े सपने देखती है, विदेश यात्राओं, अपने स्टार्टअप और एक चमकदार जिंदगी की ख्वाहिश रखती है। पर उस क्षण उसे अभिषेक की आंखों में जो भरोसा दिखा, वह किसी भी चमक से ज्यादा मजबूत था। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा था, मुझे महलों की जरूरत नहीं, बस यह भरोसा कभी मत तोड़ना। और शायद उसी भरोसे पर उसने अपने सारे संदेह, सारी शंकाएं किनारे रख दी। परिवारों की शुरुआती हिचकिचाहट के बाद दोनों ने प्रेम विवाह किया। दोस्तों ने कहा, परफेक्ट कपल। रिश्तेदारों ने दुआ दी, सादगी और समझदारी का मेल है। उस दिन किसी ने नहीं सोचा था कि वही सादगी और वही बड़े सपने आने वाले समय में टकराव की वजह बन सकते हैं। लेकिन उस समय उनके लिए बस इतना सच था, दो अलग स्वभाव एक दूसरे की कमियों को पूरा करने का वादा करते हुए एक नई जिंदगी की ओर कदम बढ़ा चुके थे। शादी के शुरुआती महीनों में सब कुछ किसी सजे हुए सपने जैसा था। किराए के छोटे लेकिन सलीके से सजाए गए फ्लैट में रिया ने बड़े प्यार से पर्दे चुने थे। दीवार पर अपनी और अभिषेक की कॉलेज वाली तस्वीर फ्रेम करवाकर लगाई थी और रसोई में पहली बार अपने हाथों से पास्ता बनाते हुए हंसकर कहा था, देखना, एक दिन हमारा अपना पेंट हाउस होगा और मैं अपनी कंपनी की सीईओ बनूंगी। अभिषेक मुस्कुराया था, और मैं उसी पेंट हाउस की ईएमआई भरता रहूंगा। दोनों ने उस मजाक पर साथ हंसी बांटी थी, पर धीरे धीरे हंसी के पीछे छिपी सच्चाई सामने आने लगी। अभिषेक की नौकरी सरकारी बैंक में थी, स्थिर, सम्मानजनक, लेकिन सीमित वेतन वाली। हर महीने की शुरुआत सैलरी के मैसेज से होती और उसी दिन एक एक कर ईएमआई, घर का किराया, बिजली पानी, माता पिता की दवाइयाँ और रोजमर्रा के खर्चे उस रकम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते। महीने के अंत तक बैंक बैलेंस एक थकी हुई सांस जैसा रह जाता। अभिषेक के लिए स्थिरता ही सुरक्षा थी। वह सोचता था, कम है पर पक्का है। लेकिन रिया के भीतर अभी भी वही एमबीए वाली महत्वाकांक्षी लड़की जिंदा थी, जो दुनिया देखना चाहती थी। इंस्टाग्राम पर दोस्तों की विदेश यात्राएं देखकर मन ही मन सोचती थी, हम कब।
पहली सालगिरह पर रिया ने मन ही मन एक खास शाम की कल्पना की थी। शायद किसी शानदार रेस्तरां में कैंडल लाइट डिनर, एक छोटा सा सरप्राइज गिफ्ट या कहीं आउटिंग। लेकिन उस दिन अभिषेक देर से घर लौटा। हाथ में साधारण सा फूलों का गुलदस्ता और उसकी पसंद की मिठाई का डिब्बा था। उसने हल्की थकान भरी मुस्कान के साथ कहा, हैप्पी एनिवर्सरी रिया। इस महीने थोड़ा टाइट चल रहा था, पर सोचा तुम्हारी पसंद की काजू कतली ले आऊं। रिया ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर उसकी आंखों में जो चमक होनी चाहिए थी वह नहीं थी। उसने धीरे से कहा, बस। अभिषेक ने हंसकर जवाब दिया, अभी बस, आगे बहुत कुछ है। उस बस और आगे के बीच जो दूरी थी वही धीरे धीरे बढ़ने लगी। दोस्तों की एक पार्टी में जहां रिया बड़े उत्साह से जाना चाहती थी, अभिषेक ने आखिरी वक्त पर मना कर दिया। कल बैंक में ऑडिट है, सच में नहीं जा पाऊंगा। रिया चुप रही, पर उसके भीतर कहीं यह भावना घर करने लगी कि वह हमेशा प्राथमिकता सूची में दूसरे नंबर पर है। जब उसने अपना छोटा सा स्टार्टअप शुरू करने का प्लान बनाया, ऑनलाइन हैंडमेड प्रोडक्ट्स का, तब घर में नई उम्मीद जगी। पर उसी दौरान उनकी छोटी बेटी बीमार पड़ गई। कई हफ्तों तक अस्पताल के चक्कर, दवाइयाँ, नींदहीन रातें। अभिषेक ने एक शाम कहा, रिया अभी थोड़ा रुक जाओ, बच्चा ठीक हो जाए फिर आराम से शुरू कर लेना। उसका लहजा रोकने वाला नहीं, संभालने वाला था। लेकिन रिया ने उसे अपने सपनों पर ब्रेक की तरह महसूस किया। उसे लगा जैसे हर बार कोई न कोई वजह उसके आगे बढ़ने के रास्ते में खड़ी हो जाती है। उधर घर में अभिषेक की माँ का अलग ही नजरिया था। वह अक्सर कहती, बहू पहले घर देखो, बच्चे को संभालो, बिजनेस बाद में भी हो जाएगा। रिया को यह वाक्य चुभता था। उसे लगता, क्यों बाद में, मेरे सपने अभी क्यों नहीं। छोटी छोटी बातों पर नोक झोंक होने लगी। कभी खाने के स्वाद पर टिप्पणी, कभी खर्चों पर सलाह, कभी बाहर जाने के समय पर सवाल। अभिषेक बीच में खड़ा रहता। एक तरफ माँ की उम्मीदें, दूसरी तरफ पत्नी की आकांक्षाएं। वह समझौता कराने की कोशिश करता, माँ रहने दीजिए ना, रिया संभाल लेंगी। फिर रिया से कहता, माँ की बात का बुरा मत मानो, वो पुराने ख्याल की है। पर हर समझौता जैसे किसी अनदेखी दरार की ओर चौड़ा कर देता। जो बातें पहले हंसी में टल जाती थी, अब दिल पर निशान छोड़ने लगी। सालगिरह का साधारण गिफ्ट, पार्टी में न जाना, स्टार्टअप का टलना, सास की टोका टाकी, ये सब अलग अलग घटनाएं थी। पर रिया के मन में वे एक ही कहानी बुनने लगी, मेरे सपनों की कोई अहमियत नहीं। वहीं अभिषेक के भीतर एक और कहानी चल रही थी, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पर क्यों यह दिखाई नहीं देता। और इस तरह रोजमर्रा की साधारण लगने वाली घटनाएं धीरे धीरे शिकायतों में और शिकायतें खामोशियों में बदलने लगी, जिनके बीच कभी कभी खिलखिलाने वाला वही छोटा सा घर अब अनकहे सवालों से भरने लगा था। शादी के बाद की उलझनों के बीच एक और अदृश्य उपस्थिति थी, जो घर की दीवारों में दिखाई तो नहीं देती थी, पर हर कमरे में उसकी आवाज गूंजती रहती थी। रिया की माँ वंदना मेहरा। वह उन माताओं में से थी जो अपनी बेटी को सिर्फ जन्म नहीं देती, बल्कि उसकी हर सांस पर अपना हक समझती है। अत्यधिक सुरक्षात्मक, भावनात्मक रूप से गहराई से जुड़ी, और भीतर ही भीतर इस डर से भरी कि कहीं उनकी राजकुमारी को ससुराल में वह सम्मान न मिले जिसकी वह हकदार है। शादी के बाद शायद ही कोई दिन ऐसा होता जब रिया और वंदना जी के बीच 2-3 घंटे की वीडियो कॉल ना होती हो। रसोई में सब्जी बनाते हुए भी फोन स्टैंड पर टिका रहता। कमरे में बैठकर कपड़े तह करते हुए भी कॉल जारी रहती। शुरुआत में ये बातचीतें सामान्य थी, क्या बना आज, अभिषेक कब आएगा, बेटी ठीक है ना। लेकिन धीरे धीरे हर छोटी घटना एक विश्लेषण का विषय बनने लगी। अगर किसी दिन अभिषेक ऑफिस से देर से आता तो रिया हल्के से कह देती,
मम्मी आज फिर लेट हो गए। उधर से तुरंत आवाज आती, देखा मैंने कहा था ना, शादी से पहले कितना टाइम देता था, अब देखो। अगर सास ने खाने में नमक थोड़ा ज्यादा होने पर टोका तो वंदना जी का जवाब तय होता, तुम्हारी कदर ही नहीं है वहां। हमने तुम्हें राजकुमारी की तरह पाला है और वहां तुमसे नौकरानी जैसा काम करवाते हैं। रिया कभी कभी कहती भी, अरे मम्मी ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बस ऐसे ही कह दिया उन्होंने। लेकिन वंदना जी रुकती नहीं थी, नहीं बेटा, छोटी बातें ही आगे चलकर बड़ी बनती है। आज नमक पर बोल रहे हैं, कल तुम्हारे व्यक्तित्व पर बोलेंगे। उनकी हर बात चिंता में लिपटी होती थी, पर शब्दों में एक ऐसी तीखी धार होती थी जो धीरे धीरे रिया के मन में घर करती जाती। रिया की हर छोटी असंतुष्टि, चाहे वह सालगिरह का साधारण गिफ्ट हो, पार्टी में न जा पाना हो या सास का कोई ताना, फोन के उस पार जाकर एक अलग ही आकार ले लेता था। जहां रिया उसे एक क्षणिक खींच समझकर भूल सकती थी, वहीं माँ का व्याख्या उसे अनदेखी, अपमान और उपेक्षा में बदल देती थी। तुम्हें समझ नहीं आ रहा बेटा, तुम धीरे धीरे खुद को खो रही हो, वंदना जी अक्सर कहती। और रिया जो पहले सिर्फ नाराज होती थी, अब खुद को सचमुच पीड़िता महसूस करने लगी। उसकी नजर में अभिषेक की हर चूक अब एक पैटर्न बनने लगी। वो मुझे प्राथमिकता नहीं देता, उसे मेरी खुशियों की परवाह नहीं है, वो हमेशा अपनी माँ की सुनता है। कई बार अभिषेक ने कमरे में आकर देखा कि रिया फोन पर रो रही है। उसने पास आकर पूछा, क्या हुआ? तो रिया ने जल्दी से कॉल काटते हुए कहा, कुछ नहीं। पर उस कुछ नहीं के पीछे माँ की कहीं दर्जनों बातें गुजर रही होती। धीरे धीरे यह सिलसिला ऐसा हो गया कि रिया किसी भी समस्या का हल पहले अभिषेक से नहीं बल्कि अपनी माँ से तलाशने लगी। पति से संवाद की जगह सलाह ने ले ली और सलाह में तटस्थता नहीं पक्ष धरता थी। हर झगड़े के बाद रिया का पहला कदम फोन उठाना होता और वंदना जी की पहली प्रतिक्रिया, तुम्हें अब अपने बारे में सोचना होगा। जो बातें पति पत्नी 2 दिन में बैठकर सुलझा सकते थे, वे अब हर रोज की बातचीत में फिर दोहराई जाती, ताजा की जाती और दिल पर नए सिरे से अंकित हो जाती। रिया को लगने लगा कि उसका ससुराल सचमुच एक ऐसा स्थान है जहां उसकी कदर नहीं, जहां उसके सपनों का दम घुट रहा है। उसे समझ नहीं आया कि कब उसकी अपनी सोच और माँ की आशंकाएं एक दूसरे से इस कदर खुल गई कि वह फर्क ही नहीं कर पाई कि दर्द उसका है या किसी और की आशंका का प्रतिबिंब है। और इसी निरंतर मौजूदगी ने, जो बाहर से सहारा लगती थी, भीतर ही भीतर उसके वैवाहिक जीवन की नींव को धीरे धीरे खोखला करना शुरू कर दिया। कोर्ट रूम में उस दिन तक जो कहानी बन रही थी, वह एक उपेक्षित पत्नी और संवेदनहीन पति की कहानी लग रही थी। लेकिन सच की एक परत अभी बाकी थी, वह परत जिसे अभिषेक ने कभी तर्क की तरह इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि चुपचाप अपने भीतर दफना दिया था। जब अभिषेक के वकील ने फाइल में एक दस्तावेज निकालकर जज के सामने रखा और कहा, माय लॉर्ड, 3 साल पहले मेरे मुवक्किल को दुबई की एक प्रतिष्ठित बैंकिंग फर्म से सालाना 40 लाख रुपए का ऑफर मिला था, तो पूरा कोर्ट रूम जैसे एक साथ हिल गया। जज ने चश्मा ठीक करते हुए कागज को ध्यान से देखा। इतनी बड़ी सैलरी, मौजूदा आय से लगभग 3 गुना। उन्होंने भौहें उठाई और सीधे अभिषेक की ओर देखा। फिर आपने ज्वाइन क्यों नहीं किया? उस सवाल के जवाब में अभिषेक ने सिर झुका लिया। उसकी आवाज धीमी थी पर साफ, क्योंकि रिया नहीं जाना चाहती थी, सर। उस क्षण सबकी नजरें रिया पर टिक गई। वह जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई थी। उसे याद आया वह शाम जब अभिषेक उत्साह से भरा घर लौटा था। हाथ में ईमेल का प्रिंट आउट था, आंखों में चमक। उसने कहा था, रिया सोचो, दुबई
नई शुरुआत, बड़ा पैकेज, शायद वही लाइफस्टाइल जिसके तुम सपने देखती हो। रिया कुछ पल चुप रही थी, फिर धीरे से बोली थी, पर मम्मी पापा, मैं उन्हें छोड़कर इतनी दूर नहीं जा सकती। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती और मैं अकेली बेटी हूँ। मैं कैसे जाऊं? अभिषेक ने समझाने की कोशिश भी की थी। हम साल में 2-3 बार आ सकते हैं, उन्हें भी बुला सकते हैं। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। पर रिया की आंखें नम हो गई थी। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं अपने माता पिता को छोड़कर नहीं जाऊंगी। पैसे से बढ़कर भी चीजें होती हैं। उस वक्त अभिषेक ने कुछ नहीं कहा था, बस लंबी सांस लेकर ईमेल का प्रिंट आउट मोड़ा और टेबल पर रख दिया। अगले दिन उसने ऑफर अस्वीकार करने वाला मेल भेज दिया। उसने कभी इस त्याग का जिक्र बहस में नहीं किया, न कभी ताना मारा, न किसी के सामने अपनी कुर्बानी गिनाई। उसके लिए यह फैसला प्यार का था, सौदेबाजी का नहीं। वह सोचता रहा, अगर उसे अपने माँ बाप से दूर करने की कीमत मेरी तरक्की है तो ठीक है, हम यही रहकर आगे बढ़ लेंगे। लेकिन वक्त बीतने के साथ वही यही रहकर आगे बढ़ना रिया की नज़र में ठहराव बन गया। और आज उसी कोर्ट में जब यह सच उजागर हुआ कि जिस पति पर वह छोटी सोच और सीमित सपनों का आरोप लगा रही थी, उसने उसके एक वाक्य पर अपना सबसे बड़ा अवसर छोड़ दिया था, तो रिया की सांसें जैसे अटक गई। उसके कानों में अपनी ही आवाज गूंजने लगी, मैं अपने माता पिता को छोड़कर नहीं जाऊंगी। उसे याद आया कि उस दिन अभिषेक ने बस इतना कहा था, ठीक है, जैसा तुम चाहो। उसने कभी नहीं बताया कि उस मेल को भेजते समय उसकी उंगलियां कांप रही थी। जज ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या यह सच है श्रीमती रिया? रिया के होठ सूख गए। वह कुछ पल तक कुछ बोल ही नहीं पाई। फिर बहुत धीमे से बोली, जी, मैंने ही मना किया था। उसकी आंखों में पहली बार संदेह की रेखा उभरी। क्या वह सचमुच उस आदमी को समझ पाई थी जो उसके सामने खड़ा था? अभिषेक ने उस पर कोई आरोप नहीं लगाया, बस चुपचाप खड़ा रहा। उसकी चुप्पी में शिकायत कम, थकान ज्यादा थी। कोर्ट रूम में बैठे लोग अब पहले जैसी सहानुभूति से रिया को नहीं देख रहे थे। हवा का रुख बदल चुका था और रिया के भीतर कहीं गहरे एक सवाल जन्म ले चुका था। क्या जिन सपनों के लिए वह लड़ रही थी, उसी सपने की पहली सीढ़ी उसने खुद अपने हाथों से गिरा दी थी? उस क्षण उसे पहली बार महसूस हुआ कि त्याग हमेशा शोर नहीं करता। कभी कभी वह चुपचाप मुस्कुराकर पीछे हट जाता है और सामने वाले को पता भी नहीं चलता कि उसने क्या खो दिया। कोर्ट रूम का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। अभी तक जो मामला एक पीड़ित पत्नी और कठोर पति के रूप में दिख रहा था, वह धीरे धीरे एक जटिल भावनात्मक उलझन में बदल गया था। जज साहब ने अपनी कुर्सी पर सीधा बैठते हुए गहरी नजर से दोनों को देखा। उनकी आवाज शांत थी, पर शब्दों में अनुभव की ठोस गंभीरता थी। श्रीमती रिया सक्सेना, उन्होंने स्पष्ट स्वर में पूछा, क्या कभी आपके साथ शारीरिक मारपीट हुई? रिया ने सिर झुका लिया। नहीं। क्या दहेज की कोई मांग की गई? नहीं। क्या आपके पति का किसी अन्य महिला से कोई अवैध संबंध है? इस प्रश्न पर रिया ने क्षण भर अभिषेक की ओर देखा, फिर धीमे से बोली, नहीं। कोर्ट रूम में बैठे लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। आरोपों की सूची लगभग खाली थी। जज ने कुछ क्षण चुप रहकर फाइल बंद की और फिर अपनी निगाह रिया की मां वंदना मेहरा पर टिकाई। सुधा जी, या कहूं वंदना जी, उन्होंने संयत पर पहनी आवाज में कहा, एक बात के ईमानदारी से उत्तर दीजिए। क्या आपने अपनी बेटी को शादी के बाद मानसिक रूप से उसके नए घर का होने दिया? सवाल सरल था, पर उसके भीतर छिपा अर्थ गहरा। वंदना जी एक पल के लिए चौंकी। मैंने तो हमेशा उसका साथ दिया जज साहब।
माँ हूं मैं उसकी, जज ने सिर हिलाया। साथ देना और हर परिस्थिति में उसके निर्णयों को दिशा देना दोनों अलग बातें हैं। क्या आपको उसकी रोजमर्रा की हर छोटी बात पता होती थी? वंदना जी ने सहजता से कहा, हाँ, वह मुझसे कुछ नहीं छिपाती। तो क्या हर छोटी असहमति, हर तकरार, हर असंतोष की खबर भी आपको तुरंत मिलती थी? इस बार उनका स्वर थोड़ा कठोर हुआ। वंदना जी के चेहरे पर हल्की बेचैनी उभरी। बेटी माँ से नहीं कहेगी तो किससे कहेगी? जज ने धीमे पर निर्णायक लहजे में कहा, बिल्कुल कहेगी। पर क्या आपने कभी उसे यह भी कहा कि वह अपने पति से बैठकर बात करे? या हर बार आपने उसकी भावनाओं को यह विश्वास दिलाया कि वह पीड़ित है और बाकी सब गलत? धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा कि इस रिश्ते की जड़ में अत्याचार नहीं था, ना कोई हिंसा थी, न लालच, न धोखा। समस्या थी निरंतर तुलना। हमने तुम्हें ऐसे पाला, दूसरों के पति ऐसे करते हैं, तुम्हारी कदर नहीं है वहां। समस्या थी अपेक्षाएं, जिनकी कोई स्पष्ट सीमा नहीं थी। और सबसे बड़ी समस्या थी हस्तक्षेप, वह मीठा, सुरक्षात्मक पर धीरे धीरे विष बनता हस्तक्षेप, जिसने पति पत्नी के बीच सीधे संवाद की जगह ले ली थी। जज ने गंभीर स्वर में कहा, हर असहमति अत्याचार नहीं होती, हर निराशा अन्याय नहीं होती। कई बार समस्या व्यक्ति नहीं, दृष्टिकोण होता है। आप दोनों के बीच संवाद की कमी नहीं, संवाद की दिशा गलत है। कुछ क्षणों के मौन के बाद जज ने अपना चश्मा उतारकर टेबल पर रखा और कहा, अदालत यह मानती है कि यह रिश्ता टूटा नहीं है, बस उलझा हुआ है। और उलझन का हल तलाक नहीं, समझ है। फिर उन्होंने जो फैसला सुनाया उसने पूरे कोर्ट रूम को आश्चर्य में डाल दिया। यह अदालत एक भावनात्मक डिटॉक्स का आदेश देती है। हलचल हुई। जज ने स्पष्ट किया, अगले 45 दिनों तक श्रीमती रिया अपनी मां से किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं करेगी, न कॉल, न वीडियो चैट, न मुलाकात। यह दंड नहीं है, बल्कि स्वयं को सुनने का अवसर है, बिना बाहरी आवाज के। वंदना जी ने असहमति जतानी चाहिए, पर जज ने हाथ उठाकर उन्हें शांत किया। दूसरा, आप दोनों हर दिन एक धन्यवाद नोट लिखेंगे, एक छोटी सी पर्ची पर। उस दिन अपने जीवन साथी की किसी एक बात के लिए आभार व्यक्त करेंगे और उसे एक कांच के जार में डालेंगे। महीने के अंत में वह जार अदालत में खोला जाएगा। उन्होंने आगे कहा, हर हफ्ते आप दोनों एक प्रमाणित कपल थेरेपिस्ट से मिलेंगे। उसकी रिपोर्ट सीधे अदालत में आएगी और महीने में एक दिन नो शिकायत डे होगा। उस दिन कोई आरोप, कोई ताना, कोई पुरानी बात नहीं, सिर्फ सामान्य सकारात्मक संवाद। कोर्ट रूम में बैठे लोग इस अनोखे आदेश को ध्यान से सुन रहे थे। जज ने अंत में शांत स्वर में कहा, शादी दो लोगों का रिश्ता है। तीसरा व्यक्ति चाहे कितना भी शुभ चिंतक क्यों न हो, वह बीच में आए तो संतुलन बिगड़ता है। यह 45 दिन तय करेंगे कि आपको साथ रहना है या अलग, पर फैसला जल्दबाजी में नहीं होगा। रिया और अभिषेक एक दूसरे की ओर देख रहे थे। पहली बार उनकी आंखों में गुस्से की जगह अनिश्चितता थी और शायद कहीं बहुत भीतर एक छोटी सी उम्मीद भी। अदालत की हथौड़ी की हल्की आवाज के साथ सुनवाई स्थगित हो गई, पर असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। अदालत से बाहर, घर की चार दीवारों के भीतर, जहां शब्दों से ज्यादा सन्नाटा बोलता है, भावनात्मक डिटॉक्स का पहला सप्ताह किसी परीक्षा से कम नहीं था। घर वही था, दीवारें वही थी, फर्नीचर वही, पर वातावरण बदल चुका था। रिया और अभिषेक एक ही छत के नीचे रहते थे, जैसे दो अलग अलग द्वीप बन गए थे। सुबह की चाय बिना नजर मिलाए बनती, नाश्ता रख दिया है, जैसे छोटे वाक्य दीवार से टकराकर लौट आते। रात को बिस्तर के दो कोनों पर दोनों अपनी अपनी चुप्पियों में सिमटे रहते। 45 दिनों तक मां से कोई संपर्क नहीं। यह नियम रिया को भीतर तक खाली कर रहा था। कई बार उसका हाथ फोन की तरफ बढ़ता, फिर
जज की सख्त आवाज़ याद आ जाती। उसे एहसास होने लगा कि वह हर भाव, हर उलझन तुरंत किसी और के पास ले जाती थी। अब पहली बार उसे खुद अपने भीतर झांकना पड़ रहा था। अभिषेक भी सतर्क था। वह जानबूझकर बहस से बचता, छोटी बातों पर चुप रह जाता। दोनों के बीच बर्फ थी, पिघलने से पहले की सख्त ठंडी परत। दूसरे सप्ताह की एक दोपहर अलमारी साफ करते हुए रिया के हाथ एक पुराना फोटो एल्बम लग गया। धूल जमी हुई थी, जैसे किसी भूली हुई याद पर वक्त की परत चढ़ गई हो। उसने यूं ही पन्ने पलटे, कॉलेज फेयरवेल की तस्वीर, शादी के बाद पहली दिवाली, किराए के घर की खाली दीवारों के सामने खड़े दोनों की मुस्कान। एक तस्वीर में अभिषेक हाथ में चाय का कप पकड़े उसे देख रहा था और रिया खिलखिला रही थी। तभी अभिषेक कमरे में आया। कुछ पल दोनों ने एल्बम को चुपचाप देखा। याद है, यह हमारी पहली रसोई की फोटो है, अभिषेक ने धीमे से कहा। रिया ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, तुमने चाय में चीनी डालना भूल गए थे। दोनों के होठों पर अनायास मुस्कान आ गई। उस शाम उन्होंने पहली बार बिना शिकायत के कुछ पुरानी बातें की। शिकायतें नहीं, सिर्फ स्मृतियां। और स्मृतियां शिकायतों से कहीं अधिक कोमल होती है। तीसरे सप्ताह में उनकी छोटी बेटी आरोही ने जैसे अनजाने में पुल का काम किया। एक शाम वह रंग भरने को किताब लेकर दोनों के बीच बैठ गई और मासूमियत से बोली, मम्मा पापा आप दोनों एक साथ बैठो ना। उसकी हंसी में कोई आरोप नहीं था, सिर्फ सहज आग्रह था। जब वह खिलखिलाकर दोनों के हाथ पकड़कर झूलने लगी तो रिया और अभिषेक ने पहली बार महसूस किया कि उनके बीच की खामोशी का असर सिर्फ उन पर नहीं, इस नन्ही सी जान पर भी पड़ रहा है। उस रात रिया ने देखा कि अभिषेक बेटी को सुलाते हुए कहानी सुना रहा है। वही आवाज जिसमें कभी उसने सपने सुनाए थे। उसके भीतर कुछ पिघलने लगा। अगले दिन जार में डाली गई पर्ची पर उसने लिखा, तुम अच्छे पिता हो। और अभिषेक ने अपनी पर्ची में लिखा, तुम्हारी मुस्कान से घर रोशन होता है। चौथा सप्ताह आते आते जार आधा भर चुका था। छोटी छोटी पर्चियां, मुड़े हुए कागज, जिनमें शिकायत नहीं, आभार दर्ज था। अदालत में जब वह जार खोला गया तो पूरा कमरा जैसे सांस रोके सुन रहा था। एक एक पर्ची पढ़ी जाने लगी। तुम्हारी पहली चाय, वो बारिश वाली शाम जब हम छत पर भीगते रहे, जब तुमने मेरे लिए पूरी रात जागकर प्रेजेंटेशन बनाया, तुम्हारा प्रमोशन वाला दिन, जब तुमने सबसे पहले मुझे गले लगाया। हर पंक्ति के साथ बीते सालों की कोई मधुर छवि सामने आ जाती। रिया की आंखों में आंसू भर आए। उसे याद आया, वह आदमी जो आज उसके सामने खड़ा है वही है जिसने उसकी हर छोटी सफलता पर सबसे ज्यादा गर्व किया था। वही जिसने उसके डर में उसका हाथ थामा था। आंसू गालों पर ढलक गए। उसने धीरे से कहा, शायद हमने बुरी यादों को इतना दोहराया कि अच्छी यादें धुंधली हो गई। अभिषेक ने उसकी ओर देखा। पहली बार बिना बचाव, बिना आरोप के उस जार में सिर्फ कागज की पर्चियां नहीं थी, बल्कि उन दोनों के बीच बचे हुए धागे थे, जिन्हें अगर संभाल लिया जाए तो रिश्ता फिर से बुना जा सकता था। और उस दिन अदालत की ठंडी दीवारों के बीच पहली बार लगा कि यह कहानी अंत की ओर नहीं, शायद एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रही है। अदालत में उस दिन अजीब सी शांति थी। 45 दिन पूरे हो चुके थे। वही कमरा, वही बेंचें, वही दीवार पर टंगी घड़ी, लेकिन इस बार हवा में बेचैनी कम और प्रतीक्षा अधिक थी। जज साहब ने फाइल बंद की और दोनों की ओर देखा। तो श्रीमती रिया सक्सेना, आपने इस अवधि में क्या महसूस किया? रिया कुछ पल खामोश खड़ी रही। उसकी आंखों में अब वह कठोर जिद नहीं थी जो पहली सुनवाई के दिन थी। उसमें थकान भी थी, स्वीकार भी, और कहीं गहराई में विनम्रता भी। उसने एक लंबी सांस ली, फिर साफ और दृढ़ आवाज में कहा, मुझे तलाक नहीं चाहिए।
मुझे एक और मौका चाहिए, इस बार बिना किसी तीसरे की आवाज़ के। कोर्ट रूम में हलचल हुई, लेकिन रिया की आवाज़ में इतनी सच्चाई थी कि हर फुसफुसाहट थम गई। उसने आगे कहा, मैंने पिछले 45 दिनों में पहली बार अपने रिश्ते को अपने नज़रिए से देखा, बिना तुलना के, बिना शिकायतों को दोहराए। शायद हम दोनों ने गलती की, पर गलती इरादे में नहीं, समझ में थी। मैं अपनी हर असंतुष्टि को किसी और के शब्दों में सुनती रही और अपनी पति की कोशिशों को सुनना भूल गई। मुझे लगा था कि मैं अकेली हूँ, लेकिन सच यह है कि मैं कभी अकेली थी ही नहीं। अभिषेक की आंखें भर आई। वह धीरे से आगे बढ़ा। अदालत के नियमों के कारण वह उसे छू नहीं सकता था, पर उसकी उपस्थिति ही काफी थी। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ रिया, मैं भी कई बार तुम्हारी उम्मीदों को समझ नहीं पाया, पर मैंने कभी तुम्हें खोना नहीं चाहा। उसकी आवाज में शिकायत नहीं थी, बस थकान के बाद की सच्चाई थी। पीछे बेंच पर बैठी वंदना मेहरा, रिया की माँ, पहली बार पूरी तरह शांत थी। पिछले 45 दिनों ने उन्हें भी सोचने का समय दिया था। फोन की स्क्रीन से दूर, बेटी की हर सांस की खबर से दूर, उन्होंने महसूस किया था कि चिंता और नियंत्रण के बीच एक महीन रेखा होती है। उन्होंने बेटी को सुरक्षित रखना चाहा था, पर शायद अनजाने में उसके रिश्तों की जड़ों को हिला दिया था। उनकी आंखों में भी नमी थी। उन्होंने सिर झुका लिया। पहली बार उन्हें समझ आया कि प्रेम का मतलब हर निर्णय में मौजूद रहना नहीं होता। कभी कभी प्रेम का सबसे बड़ा रूप पीछे हट जाना होता है। जज साहब ने गंभीर स्वर में कहा, अदालत तलाक की अर्जी खारिज करती है। आप दोनों का यह दूसरा मौका दिया जाता है, पर याद रखिए, यह अदालत का नहीं, आपका निर्णय है। इसे निभाना भी आपको ही है। रिया ने हल्के से अभिषेक की ओर देखा। दोनों की आंखों में एक नई शुरुआत की संभावना थी, बिना शोर के, बिना आरोपों के, सिर्फ संवाद के साथ। यह कहानी सिर्फ रिया और अभिषेक की नहीं थी, यह उन अनगिनत घरों की कहानी थी जहां हर शिकायत को अत्याचार समझ लिया जाता है और हर सलाह को साथ, जहां मध्यम वर्गीय संघर्ष को असफलता मान लिया जाता है और ऊंची अपेक्षाओं को अधिकार, जहां त्याग अक्सर चुपचाप होता है, बिना तालियों के, बिना प्रमाण पत्र के। हर शिकायत अत्याचार नहीं होती, हर सलाह साथ नहीं होती। शादी 2 लोगों का रिश्ता है, 3 का नहीं। और कभी कभी प्यार को बचाने के लिए दूरी जरूरी होती है। ओवर पेरेंटिंग का दुष्प्रभाव, संवाद की कमी, त्याग की अनदेखी और भावनात्मक स्वायत्तता की कमी, ये सब मिलकर एक मजबूत रिश्ते को भी डगमगा सकते हैं। लेकिन अगर समय रहते आईना सामने आ जाए तो वही रिश्ता फिर से खड़ा भी हो सकता है। रिया और अभिषेक की कहानी का अंत अदालत में नहीं हुआ, वह तो बस एक ठहराव था। असली कहानी शुरू हुई उस दिन जब दोनों घर लौटे, इस बार किसी तीसरे की आवाज़ के बिना, सिर्फ एक दूसरे की धड़कनों को सुनने के लिए। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।